चैनल गमन ऑनलाइन क्लासेस में और हम पढ़ रहे थे उच्चतम न्यायालय के बारे में। आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट, ठीक है, जो कि स्टेट लेवल पे सर्वोपरि माने गए हैं और उनका स्थान सर्वोच्च रखा गया है, ठीक है। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस करते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय हमारी स्टेट में जो न्यायिक व्यवस्था है उसको उच्च न्यायालय के तहत हम समझते हैं। जैसे कि भारत की जो हमारी संघीय व्यवस्था है उसमें सर्वोच्च स्थान पर सुप्रीम कोर्ट यानी कि उच्चतम न्यायालय को रखा गया है, जो हमने पिछले अपने वीडियो में पढ़ लिया था। आज हम उच्च न्यायालय यानी कि स्टेट लेवल में जो सर्वोच्च स्थान जिसे मिला है वो पढ़ेंगे। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि उच्च न्यायालय होते क्या है और उनका स्थान कहाँ है। देखिए, भारतीय संविधान में जो उच्च न्यायालय है उनका वर्णन भाग 6 में अनुच्छेद 214 से लेकर 231 तक इनका विस्तार है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है पढ़ना। देखिए, इसको इंग्लिश में बेसिकली हाई कोर्ट कहते हैं। और इसका जो विस्तार है वो भाग 6 में अनुच्छेद 214 से लेके 231 तक इसका विस्तार किया गया है उच्च न्यायालय में, ठीक है। अब देखिए, भारतीय संविधान में जो उच्च न्यायालय है उनका स्थान सुप्रीम कोर्ट से नीचे और अन्य न्यायालय यानी कि जो स्टेट में जो न्यायालय होते हैं उनसे ऊपर उन्हें रखा गया है। यानी कि सबसे सर्वोच्च स्थान पे आपका उच्चतम न्यायालय, फिर उसके बाद आपके उच्च न्यायालय और उसके नीचे अधीनस्थ न्यायालय अन्य न्यायालय को स्थान दिया गया है, ठीक है। तो ये आप देख लीजिए, सबसे पहले है उच्चतम न्यायालय, उसके बाद आता है आपका उच्च न्यायालय, उसके बाद आता है आपका अधीनस्थ यानी कि अन्य न्यायालय, ठीक है। अब हम देखते हैं जो उच्च न्यायालय है, जिस तरीके से हमारा जो उच्चतम न्यायालय था उसका स्थान हमारे पूरे भारत में सर्वोच्च रखा गया है, उसी तरीके से जो हमारे उच्च न्यायालय है उनका स्थान हमारे स्टेट में सर्वोपरि रखा गया है, ठीक है। और ये अपने जो स्टेट होते हैं इनके जो केसेस आते हैं वो उच्च न्यायालय में ही सॉल्व किया जाते हैं। इसके बाद अगर कोई इंसान ना कोई हमारे भारत देश का नागरिक चाहे तो सुप्रीम कोर्ट में यानी कि सबसे सर्वोच्च स्थान जो है सुप्रीम कोर्ट, उसमें आप अपील दायर की जाती है, ठीक है। ये उच्च न्यायालय जो स्थापना है यानी कि जो व्यवस्था हमारी आई थी वो सबसे पहले 1862 में आई थी। मैंने आपको जब ब्रिटिश शासन काल पढ़ा रही थी तब मैंने आपको बताया था कि 1862 में सर्वप्रथम हमारे देश में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, ठीक है। इसमें क्या किया गया था, इसमें इसके अंतर्गत 1862 में 3 स्टेट यानी कि कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, ठीक है। इसके अंतर्गत कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या हुआ था कि जब कलकत्ता में, वैसे कलकत्ता का सबसे पुराना जो हाई कोर्ट है वो कलकत्ता में स्थापित किया गया था 1862 में। इसमें क्या हुआ था कि जिस प्रांत में यानी कि ब्रिटिश शासनकाल में जिस प्रांत में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी वो उच्च न्यायालय उस प्रांत का उच्च न्यायालय बन गया था। फिर इसके बाद क्या हुआ, 1947 में हमारा देश स्वतंत्र हुआ और 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ था। उस संविधान लागू होने के बाद हमारा जिस प्रांत में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी उस प्रांत से संबंधित स्टेट को उस उच्च न्यायालय को उस स्टेट का उच्च न्यायालय बना दिया गया था, ठीक है। इसलिए सर्वप्रथम जो था वो सबसे पुराना उच्च न्यायालय कलकत्ता में स्थापित किया गया था 1862 में, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं कि वैसे तो हमारे भारतीय संविधान में जो व्यवस्था की गई है वो प्रत्येक राज्य के लिए एक अकेले सुप्रीम हाई कोर्ट की स्थापना की गई, लेकिन क्या है कि कई स्टेट अभी ऐसी हैं, केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां उच्च न्यायालय की स्थापना भी नहीं हो पाई है।
तो फिर इस दुविधा से निपटने के लिए जो संविधान संशोधन किया गया था संसद द्वारा, उसमें कहा गया था, 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा ये कहा गया था कि अगर किसी स्टेट में उच्च न्यायालय की स्थापना नहीं की गई है तो संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वह किसी दो राज्यों को के उच्च न्यायालय को, एक राज्य के उच्च न्यायालय को दो राज्यों के उच्च न्यायालय के अंतर्गत रख सकता है, यानी कि साझा उच्च न्यायालय की स्थापना भी कर सकता है। और संसद को यह भी अधिकार दिया गया है कि वह अगर चाहे तो किसी उच्च न्यायालय के अंतर्गत किसी संघ राज्य क्षेत्र को शामिल कर सकता है, अगर चाहे तो उस संघ राज्य क्षेत्र को उच्च न्यायालय के क्षेत्र से अलग भी कर सकता है। ठीक है, ये तो थे हमारे थोड़ा सा ओवरव्यू। इसके बाद हम पढ़ते हैं कि कब कब कौन कौन से समय में हमारे देश में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई है। तो देखिए, जब सन 2000 से पहले सन 1862 में हमारे यहाँ 3 उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में। ठीक है, इसके बाद समय समय पर उच्च न्यायालय की स्थापना होती गई, लेकिन क्या हुआ, सन 2000 से पहले हमारे देश में कुल 18 उच्च न्यायालय थे। ठीक है, 2000 से पूर्व 18 थे। फिर क्या हुआ, 2000 में 3 राज्यों की स्थापना हुई। 3 राज्यों की स्थापना से हमारे देश में उच्च न्यायालयों की संख्या 21 हो गई। उसके बाद क्या हुआ, सन 2013 में 3 और उच्च न्यायालय की स्थापना त्रिपुरा, मेघालय और मणिपुर में की गई थी। ठीक है, सन 2013 में त्रिपुरा, मेघालय और मणिपुर में उच्च न्यायालय की स्थापना से हमारे देश में जो उच्च न्यायालय की संख्या थी वो 21 से 24 हो गई। ठीक है, तो क्या हुआ था, सन 2018 तक हमारे देश में उच्च न्यायालयों की संख्या 24 थी, लेकिन सन 2019 में, जनवरी 19 में आंध्र प्रदेश में एक और उच्च न्यायालय की स्थापना की गई है। 1 जनवरी 2019 में आंध्र प्रदेश में एक और उच्च न्यायालय की स्थापना की गई, इसलिए अब उच्च न्यायालयों की संख्या हो गई है 25। यानी कि हमारे देश में जो टोटल उच्च न्यायालय हैं वो 25 हैं। ठीक है, अब देखिए, जो अब एक क्वेश्चन इसमें ये बन सकता है आपका कि कितने उच्च न्यायालय हैं, क्योंकि मुझे भी पता था कि 24 ही है, बट मैंने आज जब गूगल किया तो पता चला कि एक और बढ़ा दिया गया है। दोस्तों, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि क्वेश्चन करंट अफेयर भी आप कंटिन्यूसली पढ़ते रहे। मैं कोशिश कर रही हूँ, अभी थोड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है, कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपके लिए करंट अफेयर्स की क्लासेस भी ऐड करूँ, तो मैं जल्द से जल्द आपके लिए करंट अफेयर की क्लासेस की भी जल्दी प्रिपेयर करूँगी। तो इसमें क्वेश्चन बनता है कि सबसे पुराना जो उच्च न्यायालय है वो कौन सा है, तो कलकत्ता उच्च न्यायालय को सबसे पुराना उच्च न्यायालय बनाया गया है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं, और क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि अभी जो नया उच्च न्यायालय है वो कहाँ स्थापित किया गया है, यानी कि आंध्र प्रदेश में हमारा 25वां उच्च न्यायालय स्थापित किया गया है। ठीक है, अब देखिए, जो हमारे संघ शासित प्रदेश हैं, यानी कि दिल्ली हुए, लद्दाख हुए, दादरा नागर हवेली, पुदुचेरी, ये इन क्षेत्रों में क्या है कि अपने स्वयं का उच्च न्यायालय नहीं है, इनको किसी स्टेट के साथ साझा किया गया है। ठीक है, तो क्या कहते हैं कि सिर्फ एक ही इसमें क्वेश्चन आता है कि कौन से केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई है, यानी कि हमारा जो दिल्ली है, दिल्ली में एक ही एकमात्र उच्च न्यायालय ऐसा संघ शासित प्रदेश है जिसमें उसका खुद का उच्च न्यायालय है। ठीक है, और इसकी स्थापना जो की गई थी वो 1966 में की गई थी, दिल्ली उच्च न्यायालय। ठीक है, अब देखिए, अब मैं आपको बताती हूँ कि कौन कौन से स्टेट के साथ केंद्र शासित प्रदेशों को साझा किया गया है। ठीक है, हम वो भी पढ़ लेते हैं क्योंकि वो भी इम्पोर्टेंट है, उसमें से क्वेश्चन आ जाते हैं कई बारी। चार ऐसे उच्च न्यायालय हैं जिनके साथ संघ शासित प्रदेश या किसी दूसरे स्टेट को साझा किया गया है। सबसे पहला है आपका बम्बई उच्च
उच्च न्यायालय। ठीक है, इसमें आपको कौन कौन से स्टेट शामिल हैं? आपकी गोवा और दादर एवं नागर हवेली। ठीक है, इसके बाद आता है आपका दूसरा है कलकत्ता। कलकत्ता उच्च न्यायालय, इसमें आपका आता है पश्चिम बंगाल और आपका अंडमान एवं निकोबार। ठीक है, इसके बाद आता है आपका केरल उच्च न्यायालय। इसमें आपका तमिलनाडु और पुडुचेरी को शामिल किया गया है, ठीक है, इसी न्यायिक क्षेत्र में। तमिलनाडु और पुडुचेरी को, तमिलनाडु और पुडुचेरी केरल उच्च न्यायालय के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चौथा आपका आता है पंजाब उच्च न्यायालय। यानी कि इसके अंतर्गत पंजाब उच्च न्यायालय के अंतर्गत पंजाब और हरियाणा दोनों का साझा उच्च न्यायालय है। हरियाणा व पंजाब का साझा उच्च न्यायालय ये है। ठीक है, अभी 2019 में एक और स्टेटमेंट आया है, यानी कि एक और इम्पॉर्टेंट बात कही गई है कि जो जम्मू और कश्मीर का उच्च न्यायालय होगा, जम्मू, इम्पॉर्टेंट है ये कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख को एक ही न्यायिक क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है। यानी कि जम्मू कश्मीर जो उच्च न्यायालय है उसी के अंतर्गत जम्मू कश्मीर और लद्दाख एक ही न्यायिक क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। ठीक है, ये तो था आपकी ये उच्च न्यायालय से संबंधित। अब आते हैं हम इसके संगठन पर। ये तो हिस्ट्री थी, ये जरूरी है पढ़ना क्योंकि ये कई बार ऐसे क्वेश्चन भी बन जाते हैं कि कौन से उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी और कौन कौन से जो संघ शासित प्रदेश हैं कौन से न्यायिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम, मैंने आपको बता दिया था कि ये संविधान के भाग 6 के अंतर्गत अनुच्छेद 214 से 231 तक उच्च न्यायालय का विस्तार किया गया है। ठीक है, अब आते हैं उच्च न्यायालय का संगठन। उच्च न्यायालय का संगठन देखिए, जो उच्च न्यायालय की जो व्यवस्थाएं हैं वो काफी हद तक उच्चतम न्यायालय से मैच करती हुई हैं। सिर्फ उनके न्यायिक क्षेत्र और जो उनका कार्यकाल है उसमें डिफरेंशिएट हो, कुछ अधिकार में भी डिफरेंशिएट हुए हैं दोनों, तो पूरा ही पढ़ाना पड़ेगा। तो देखिए, जो उच्च न्यायालय का संगठन है इसमें भी एक मुख्य न्यायाधीश है जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। लेकिन इसमें एक जैसे कि उच्चतम न्यायालय में क्या होता था कि मुख्य न्यायाधीश और उनकी जो अन्य न्यायाधीश होते थे उनकी संख्या निश्चित होती थी, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति तो राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, लेकिन जो अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति है वो निश्चित नहीं है। राष्ट्रपति अपनी स्वेच्छा के अनुसार आवश्यकता पड़ने पर अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है। ठीक है, अब देखिए, मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति द्वारा जो भारत के मुख्य न्यायाधीश है उससे सलाह करके की जाती है, लेकिन जब अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है तो उसमें मुख्य न्यायाधीश और राष्ट्रपति और उस स्टेट का राज्यपाल, मतलब जिस स्टेट में अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा रही है उनकी सलाह लेना आवश्यक होता है राष्ट्रपति को, मुख्य न्यायाधीश और राज्यपाल की संबंधित स्टेट की। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि राष्ट्रपति जब चाहे तब अपनी अगर आवश्यकता पड़ने पर, अगर काम ज़्यादा है और राष्ट्रपति को लगता है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति आवश्यक है तो वो समय समय पर कर सकता है। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको पिछले वीडियो में जब उच्चतम न्यायालय पढ़ाया था तो मैंने आपको कुछ बताया था कि 1993 में जो संशोधन किया गया, फिर 19 उसमें 98 में कुछ बातें लाई गई थी।
यानी कि 1993 में मैंने आपको बताया था कि जो परामर्श शब्द है उससे संबंधित कहा गया था कि परामर्श से तात्पर्य है कि मुख्य न्यायाधीश की सलाह, यानी कि राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश की सलाह मानने के लिए बाध्य था। और 1998 में मैंने आपको बताया था कि जो मुख्य न्यायाधीश की सलाह है वो सिर्फ मुख्य न्यायाधीश की नहीं होगी, उससे वरिष्ठतम दो अन्य न्यायाधीश की सलाह लेना भी मुख्य न्यायाधीश के लिए आवश्यक किया गया था। यानी परामर्श की प्रक्रिया के अंतर्गत सिर्फ मुख्य न्यायाधीश की सलाह ही काफी नहीं है, दो वरिष्ठ न्यायाधीश की अनुमति भी आवश्यक की गई है। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको नहीं बताया था ये, क्योंकि मुझे लगा शायद वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बट मैं आज आपको बता रही हूँ कि 99वां संविधान संशोधन 2014, ठीक है, और राष्ट्रीय न्याय नियुक्ति आयोग, राष्ट्रीय न्याय नियुक्ति आयोग, इन्होंने क्या किया कि सन 2014 में जो राष्ट्र मुख्य न्यायाधीशों की जो नियुक्ति की प्रक्रिया थी, यानी कि एक राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का जो गठन किया गया था मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए, तो 99वां संविधान संशोधन द्वारा उसको खत्म कर दिया गया। ठीक है, और उसकी जगह एक और ऐसी राष्ट्रीय न्याय नियुक्ति आयोग 2014 स्थापित किया गया था उसकी जगह। उसके बाद 2015 में फिर क्या आया कि ये जो राष्ट्रीय न्याय नियुक्ति आयोग जो स्थापित किया गया था उस व्यवस्था को भी खत्म कर दिया गया और पुरानी कॉलेजियम व्यवस्था को मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए दोबारा से अमल में लाया गया। ठीक है, इम्पोर्टेंट बात थी। इससे क्या होगा कि जो न्यायाधीशों की नियुक्ति है उस पर काफी हद तक असर पड़ेगा, क्योंकि पुरानी वाली जो व्यवस्था थी वो ज्यादा बेटर थी, कंपैरेटिवली नहीं थी। ठीक है, अब हम आते हैं इसके बाद आपकी न्यायाधीशों की योग्यताएं। ठीक है, योग्यताएं में वही लगभग सेम ही है कि उसे भारत का नागरिक होना चाहिए और किसी भी न्यायालय में 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में काम करना चाहिए या 10 वर्ष तक वकील के रूप में कार्य करना चाहिए और जो आपका न्याय कानून का अच्छे से मतलब ज्ञाता होना चाहिए, तो वो हमारे मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए काबिल होता है। ठीक है, अब आता है आपका शपथ एवं प्रतिज्ञा। ठीक है, शपथ के अंतर्गत वही है कि जो उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होगा वो राज्यपाल के समक्ष अपनी शपथ ग्रहण करेगा। जिस व्यक्ति को मुख्य न्यायाधीश के लिए नियुक्त किया गया है और नियुक्ति से पहले वो राज्यपाल के समक्ष अपनी शपथ लेगा। अगर राज्यपाल उस समय उपस्थित नहीं है तो राज्यपाल द्वारा नियुक्त कोई अन्य व्यक्ति के समक्ष उसको शपथ लेनी पड़ेगी। इसके बाद आते हैं पेंशन एवं भत्ते, वेतन, पेंशन एवं भत्ते। ठीक है, देखिए पेंशन एवं भत्ते उच्चतम न्यायालय के लिए मुख्य न्यायाधीश के लिए जो व्यवस्था थी वही उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की व्यवस्था है कि इसमें कहा गया है कि जो पेंशन और भत्ते इनके होंगे उनका निर्णय और उनकी शक्तियों से संबंधित जो भी निर्णय लिए जाएंगे वो संसद द्वारा लिए जाएंगे। इसमें स्टेट का कोई हाथ नहीं होगा, वो इंटरफेयर नहीं कर सकती। इसके अलावा वही व्यवस्था है कि अगर वित्तीय आपातकाल के बिना कोई भी स्थिति में इनके जो अधिकार है उनमें कटौती नहीं की जा सकती है। सिर्फ वित्तीय आपात के दौरान इनके जो वेतन भत्ते हैं उनमें कटौती की जा सकती है संसद द्वारा। अब आता है इनका कार्यकाल। देखिए कार्यकाल में मैंने आपको बताया था कि जो मुख्य न्यायाधीश होता है आपका उच्चतम न्यायालय का, उसकी
जो कार्य करने की आयु थी, यानी कि समय निर्धारित नहीं किया गया है भारतीय संविधान में, लेकिन सिर्फ आयु का निर्धारण किया गया है कि उच्चतम न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होगा वो 65 वर्ष की आयु तक कार्य कर सकेगा, लेकिन जो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होगा वो 62 वर्ष की आयु तक कार्य कर सकेगा। ठीक है, ये व्यवस्था पहले 60 थी, लेकिन 15वें संविधान संशोधन 15वें संविधान संशोधन 15वें संविधान संशोधन 1963 था शायद, मैं आपको ये कंफर्म करके एक मिनट बताती हूँ। संविधान 63 ही है। 15वें संविधान संशोधन 1963 द्वारा इनकी आयु 60 से बढ़ाकर 62 कर दी गई है। ठीक है, ये मैं आपको संविधान संशोधन इसलिए और बताती हूँ कि कई बार ये पूछ लिया जाता है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की आयु 60 से 62 वर्ष कौन से संविधान संशोधन द्वारा की गई थी। तो 15वें संविधान संशोधन 1963 द्वारा जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो आयु थी वो 60 से बढ़ाकर 62 कर दी गई है। ठीक है, ये तो थे आपके पेंशन एवं भत्ते वो, हाँ ये थी। अब आते हैं कार्यकाल। कार्यकाल में ही वही है कि आप इनको बिना महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा नहीं हटाया जा सकता और राष्ट्रपति द्वारा इनको नियुक्त किया जाता है, लेकिन ये राष्ट्रपति की दया पर निर्भर नहीं करते, इन्हें केवल कदाचार के आधार पर और महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा ही हटाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए भी इन्हें संसद में अपना जो आदेश है वो पारित करना पड़ेगा, वो भी बहुमत के द्वारा। ठीक है, उसी आधार पर इनकी जांच की जाएगी। उसके बाद अगर ये साबित होते हैं तो राष्ट्रपति द्वारा इनको हटाया जा सकता है। और मैंने जैसे कि आपको पिछले वीडियो में बताया था कि अभी तक हमारे देश में कोई भी मुख्य न्यायाधीश महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया नहीं गया है। ठीक है, तो ये थे आपके कार्यकाल और पेंशन भत्ते। अब आते हैं कार्यकारी न्यायाधीश, यानी कि राष्ट्रपति अगर चाहे तो वह किसी भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को किसी अन्य अनुच्च न्यायालय के न्यायाधीश में उसका स्थानांतरण कर सकता है और किसी भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद पर नियुक्त भी कर सकता है अगर वह जरूरी समझे तो। ठीक है, आज यहीं तक कि नेक्स्ट वीडियो में हम इनके कार्यक्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे और कुछ अनुच्छेद है उनके बारे में भी चर्चा कर लेंगे। तो अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।